जय हिंद साथियों। शुरुआत करते हैं आज के 21 अक्टूबर 2024 के डेली करंट अफेयर्स की। गवर्नमेंट ने उड़ान स्कीम को 10 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है आपकी। उड़ान स्कीम जो है उसको 10 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। उड़ान स्कीम के बारे में देखते हैं और साथ ही साथ करंट अफेयर्स में क्या न्यूज़ रही है इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ये आज की डेट है 21 अक्टूबर 2024 को। सिविल एविएशन मिनिस्टर साहब हैं के राम मोहन नायडू जी। उन्होंने ये बोला है कि उड़ान स्कीम जो है इसको 10 साल के लिए और कंटिन्यू किया जाएगा। ठीक है, उड़ान क्या है? तो उड़ान है उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है, ये एक्सटेंशन ड्यूरेशन क्या हो गया? 10 साल का एक्सटेंशन हो गया है। मतलब अब ये 2034 तक चलेगी ये स्कीम। ओरिजिनल लॉन्च डेट क्या थी? तो 21 अक्टूबर 2016 ओरिजिनल लॉन्च डेट थी इस स्कीम की। याद रखिएगा क्योंकि कई एग्जाम्स में ये देखा गया है कि स्पेसिफिक डेट्स भी पूछ रहे हैं ईयर के साथ, तो हल्का सा इस पर भी थोड़ा सा अटेंशन पे करिएगा कि 21 अक्टूबर 2016 को लॉन्च किया गया था उड़े देश का आम नागरिक स्कीम। आज ही इसी के साथ तीन नए एयरपोर्ट्स को लॉन्च किया गया है, तो देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे। रीवा में लॉन्च किया गया है, रीवा मध्य प्रदेश में है। अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में है और सहारनपुर उत्तर प्रदेश में है, जहाँ पे नए एयरपोर्ट्स को लॉन्च किया गया है अंडर उड़ान स्कीम। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। ये करेंट ओरिएंटेशन है उड़ान स्कीम का, जिसके अंतर्गत तीन नए एयरपोर्ट्स कहाँ कहाँ पे, रीवा में, अंबिकापुर में और सहारनपुर में लॉन्च किया गया है। कुछ ऑपरेशनल अचीवमेंट्स की बात कर लेते हैं उड़ान स्कीम की। तो 601 एयर रूट्स ऑपरेशनलाइज हो चुके हैं और 71 एयरपोर्ट जो है फुली फंक्शनल हो चुके हैं। ठीक है, तो एयरपोर्ट जो है पहले 2016 में जब ये स्कीम लॉन्च होने से पहले इंटरनेशनल एयरपोर्ट या ऑपरेशनल एयरपोर्ट 74 से अब वो बढ़कर हो गए हैं 10 साल में, 8 साल में 157, लगभग दुगने हो गए हैं। ठीक है, लगभग दुगने एयरपोर्ट्स हो गए हैं। और गोल है 2047 तक ये जो एयरपोर्ट्स हैं फुली फंक्शनल एयरपोर्ट्स है, इनकी संख्या 350 से 400 तक बढ़ा दी जाए। तो ये इसका गोल है, तो गोल भी याद रखिएगा 2047 तक 350 से 400 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स को स्टैब्लिश करने की योजना बनाई गई है उड़ान स्कीम के अंदर। अब हम लोग उड़ान स्कीम के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। उड़े देश का आम नागरिक उड़ान स्कीम का पूरा नाम है रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान, आरसीएस उड़ान इसका पूरा नाम है। अभी हमने देखा ये कब लॉन्च की गई थी, तो ये लॉन्च की गई थी 2016 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हल्का सा डेट में भी फोकस करिएगा। 21 अक्टूबर 2016 को लॉन्च की गई थी। ये किसका पार्ट थी? तो ये जो उड़ान स्कीम है इसका जिक्र नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी में हुआ था। नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी में एक डिटेल्ड नोट दिया गया था रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम जैसी स्कीम को लॉन्च करने के लिए। तो फिर सरकार ने नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी से प्रेरणा लेते हुए, एक इंस्पिरेशन लेते हुए या एक आगे का रोड मैप लेते हुए रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम को लॉन्च किया था। पहली आरसीएस उड़ान फ्लाइट कहाँ से कहाँ तक भरी गई थी? तो शिमला से दिल्ली, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, पहली आरसीएस उड़ान की जो फ्लाइट थी वो कनेक्ट कर रही थी शिमला से दिल्ली। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ माइलस्टोन्स की या कुछ डेवलपमेंट्स की उड़ान वर्जन्स की। तो सबसे पहले जब उड़ान आया था, उड़ान स्कीम आई थी 2016 में, तब इन्होंने क्या किया था? उड़ान स्कीम के अंतर्गत क्या हुआ था? 128 फ्लाइट रूट्स को 5 एयरलाइंस अक्रॉस 70 एयरपोर्ट से कनेक्ट किया गया था। 128 फ्लाइट रूट्स को कनेक्ट किया गया था, विच वॉज अवॉर्डेड टू 5 एयरलाइंस अक्रॉस 70 एयरपोर्ट्स। ठीक है, 128 128 फ्लाइट रूट्स अवॉर्डेड टू 5 एयरलाइंस अक्रॉस 70 एयरपोर्ट्स। फिर उसका अपग्रेडेड वर्जन आया उड़ान 2.0, जिसमें 73 अंडर सर्व्ड एयरपोर्ट्स को कनेक्ट किया गया था, विच इंक्लूडेड हेलीपैड्स एज वेल। ठीक है, तो हेलीपैड्स को कनेक्ट किया गया और अंडर सर्व्ड एयरपोर्ट जो थे 73 नंबर, उनको कनेक्ट किया गया था उड़ान 2 के अंतर्गत। उड़ान 3 में इसको, उड़ान स्कीम को एक्सपैंड करते हुए टूरिज्म रूट्स को इंक्लूड किया गया था और वाटर एरोड्रोम्स को भी इंक्लूड किया गया था। ठीक है, तो उड़ान 3 में क्या हुआ था? जो अंडर सर्व्ड एयरपोर्ट से, जो हेलीपैड से, वो तो थे ही, साथ ही साथ टूरिज्म रूट्स को और वाटर एरोड्रोम्स को भी इंक्लूड किया गया था। उड़ान 4 में क्या हुआ? इन्होंने अपना ऑपरेशन को एक्सटेंड करते हुए नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स, हिली स्टेट्स और आइलैंड्स को भी कवर करना शुरू किया था। तो ये बात याद रखिएगा, उड़ान 4 में नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स, हिली रीजन्स और आइलैंड्स रीजन को भी कवर किया गया था। उड़ान 5.0 में क्या हुआ था? दिस रिमूव्ड डिस्टेंस कैप, ऑपरेशन मस्ट कमेंस विद इन 4 मंथ्स ऑफ द रूट अवॉर्ड। ठीक है, तो ये इसने डिस्टेंस कैप हटा दी थी, कोई भी डिस्टेंस नहीं है, कोई भी
डिफरेंस नहीं देखा जाएगा। अगर कोई भी एयरपोर्ट रेडी है तो उसको ऑपरेशनलाइज किया जाए विद इन 4 मंथ्स ऑफ रूट अवार्ड। अगर रूट अवार्ड हो जाता है तो उसके 4 महीने के अंतर्गत क्या होगा, ऑपरेशन शुरू कर देना चाहिए। फिर सब्सिक्वेंट वर्जन आए थे उड़ान के। उड़ान 5.1 में क्या हुआ, ये हेलीकॉप्टर रूट्स पे फोकस करने लगी, देयर बाय इंक्रीजिंग वायबिलिटी गैप फंडिंग एंड प्रायोरिटी एरिया कनेक्टिविटी। फिर उड़ान 5.2 में रिमोट एरियाज और स्मॉल एयरक्राफ्ट सपोर्ट पे कनेक्टिविटी होने लगी। और उड़ान 5.3 एंड 5.4 में क्या हुआ, जो भी रूट्स पहले डिसकंटिन्यू हो गए थे उनको रिवाइव करना था और पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी को एनहांस करना था। तो ये कुछ बातें हो गई उड़ान वर्जन्स की और उड़ान के सब्सिक्वेंट वर्जन्स की। फंडिंग स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो इसमें सरकार, जो दोनों सरकार होते हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, दोनों ही कुछ कुछ फंड लगाती हैं। वायबिलिटी गैप फंडिंग होती है जो कि सपोर्ट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही द्वारा। दिस फंडिंग इज क्रिटिकल टू ब्रिजिंग द फाइनेंशियल गैप फॉर एयरलाइंस ऑपरेटिंग इन रीजनल रूट्स। वायबिलिटी गैप फंडिंग क्या होती है, मान लीजिए 100 रुपए का एयरपोर्ट बनना है, कोई एयरलाइंस है वो बोले कि ठीक है हम एयरपोर्ट बनाएंगे लेकिन हमको 20 रुपए देना चाहिए आपको, आप हमको 20 रुपए का सपोर्ट दीजिए। 100 रुपए का पूरा खर्चा आएगा, आप हमको 20 रुपए का सपोर्ट दीजिए, 80 रुपए हम जुगाड़ कर लेंगे। तो जो 20 रुपए का सपोर्ट होता है ये वायबिलिटी गैप फंडिंग होती है। ठीक है, जो भी फंडिंग, जो भी गैप होता है फंडिंग में, उसको कवर किया जाता है सरकार द्वारा। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही मिलकर 20 रुपए का भुगतान करते हैं जो भी एयरलाइंस रेडी है उड़ान स्कीम के अंतर्गत ऑपरेशनलाइज होने को। ठीक है, इसके बाद एयरपोर्ट डेवलपमेंट ऑपरेशनल सब्सिडीज की बात होती है। तो फंड्स एलोकेट किए जाते हैं फॉर अपग्रेडिंग एंड ऑपरेशनलाइजिंग एयरपोर्ट्स इन रीजनल एंड रिमोट एरियाज। इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट के कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं। एडिशनल फंडिंग प्रोवाइड कर सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स फॉर एनहेंसिंग रीजनल एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सपोर्ट सर्विसेज। ठीक है, वायबिलिटी गैप फंडिंग के बाद भी अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि वहाँ के जो भी राज्य सरकारों में, राज्य में कोई भी एयरपोर्ट है उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको एनहेंस करना या सपोर्ट सर्विसेज को एनहेंस करना, तो वो बजट प्रोवाइड कर सकती है, फंडिंग प्रोवाइड कर सकती है उन एयरलाइंस को। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मोटा मोटा जो भी उड़ान की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम लोग ने डिस्कस कर लिए। एयर फेयर का कैप डिसाइड किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। इन्होंने बोला था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला था पर आवर ऑफ फ्लाइट जो चार्ज किया जाएगा वो 2500 रुपीज़ चार्ज किया जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई 1 घंटे की फ़्लाइट है, मान लीजिए दिल्ली से लखनऊ है, 1 घंटे में पहुंच जाती है, तो उस फ्लाइट की जो कॉस्ट होगी, उस फ्लाइट को कैच करने की जो कॉस्ट होगी वो 2500 होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी, ऐसा सरकार ने बोला था इस स्कीम के अंतर्गत। तो ये एयर फेयर का कैप था। ठीक है, और ये साथ साथ ये बोला था कि अगर एयरलाइंस में मान लीजिए कोई एयरप्लेन है उसमें 100 सीट्स हैं तो 50 सीट्स ऐसी जानी चाहिए जिनकी कॉस्ट 2500 हो या जिनकी फ्लाइट का जो ड्यूरेशन हो वो 1 घंटे का हो। ठीक है, तो ऐसी 50 सीट्स को रिजर्व करना था फॉर 2500 पर आवर ऑफ फ्लाइट वाली चीज़ के लिए। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन क्या था, 20% शेयर फ्रॉम पार्टनर स्टेट्स एक्सेप्ट यूटीज एंड एनईआर स्टेट्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स विच कंट्रीब्यूट 10%। उड़ान 5.0 के की फीचर्स देख लेते हैं। तो ये कैटेगरी फोकस करती है कौन सी कैटेगरी में, तो कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 में। कैटेगरी 2 में कितनी सीट्स होती हैं एयरप्लेन में, 20 से 80 सीट्स होती हैं। और कैटेगरी 3 कौन सी होती है, जहाँ पे 80 सीट से ज़्यादा होती हैं एयरक्राफ्ट में। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता फ्लाइट डिस्टेंस में बिटवीन ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन। वायबिलिटी गैप फंडिंग कैप की गई है 600 किलोमीटर के अंदर। स्टेज लेंथ फॉर बोथ प्रायोरिटी एंड नॉन प्रायोरिटी एरियाज। तो वायबिलिटी गैप फंडिंग को कैप कर दिया गया है 600 किलोमीटर के अंतर्गत। ठीक है, नो प्रीडिटरमिनेंट रूट्स, कोई भी प्रीडिटरमिनेंट रूट नहीं है। कोई भी एयरलाइन प्रपोजल लाती है तो उसको कंसिडर किया जाएगा। सेम रूट नॉट अवॉर्डेड टू सिंगल एयरलाइन मोर देन वंस। कोई एक रूट है उसको किसी एक एयरलाइन को अवॉर्ड किया गया है, फिर वापस से उसी एयरलाइन को वही रूट नहीं दिया जाएगा। ठीक है, एक्सक्लूसिविटी ऑफ ऑपरेशन विड्रॉन इफ पैसेंजर लोड फैक्टर एक्सीड 75% फॉर 4 कंसेक्यूटिव ऑर्डर्स। ठीक है, तो कब विड्रॉ कर लिया जाएगा ऑपरेशन, मतलब कोई भी एयरपोर्ट है, मान लीजिए इस स्कीम के अंतर्गत उसको स्टैब्लिश किया गया और वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है, तो क्या होगा, उसको कब विड्रॉ किया जाएगा, अगर पैसेंजर लोड फैक्टर एक्सीड कर जाता है 75% से ज़्यादा। ठीक है, पैसेंजर लोड फैक्टर एक्सीड कर जाता है 75% से ज़्यादा 4 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में, तो क्या है, ऑपरेशन को विड्रॉ कर लिया जाएगा। ठीक है, उस एयरपोर्ट को या उस एयरलाइन को बोल दिया जाएगा कि आप किसी और रूट पे चलाइए, इस रूट पे चलाना सस्टेनेबल नहीं है। इंडिया ने श्रीलंका के प्लांटेशन सेक्टर में जो ग्रांट दिया जाता है उसको डबल कर लिया है। ठीक है, उसको डबल कर दिया है, हल्का सा याद रखिएगा, आपसे डायरेक्टली यही पूछेगा
कि इंडिया ने श्रीलंका के किस सेक्टर में जो ग्रांट है उसको डबल किया है। तो आपको आंसर याद रहेगा कि प्लांटेशन सेक्टर में किया है। या आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंडिया ने प्लांटेशन सेक्टर में तो चलिए ग्रांट दिया है, पर किस कंट्री के प्लांटेशन सेक्टर को इंडिया ने ग्रांट दिया है। तब आपको याद रखना है कि ये श्रीलंका का प्लांटेशन सेक्टर है जिसमें इंडिया ने डबल ग्रांट दिया है। ठीक है, टोटल ग्रांट अमाउंट याद रखिएगा $600 मिलियन है। इसका पर्पस क्या है, 9 स्कूल जो है श्रीलंका के प्लांटेशन एरियाज में उनको क्या करेंगे, उनको अपग्रेड करेंगे। तो ये एक्चुअली इंडियन ओरिजिन तमिल कम्युनिटी को बेनिफिट करेगा। ठीक है, इंडियन ओरिजिन की जो तमिल कम्युनिटी रिजाइड करती है श्रीलंका में उनको बेनिफिट करेगा, क्योंकि जनरली ये लोग प्लांटेशन सेक्टर में इन्वॉल्व रहते हैं। तो 600 मिलियन का जो है ग्रांट मिला है इंडिया द्वारा, जो कि प्लांटेशन सेक्टर को एनहांस करेगा। वोकेशनल ट्रेनर सेंटर डेवलप किया जाएगा, जो कि थोंडामन वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है, हैटॉन में एक जगह है हैटॉन, which plays vital role in providing technical education and shaping the future of community। ठीक है, तो खैर इतना कुछ नहीं याद रखना है, बस ये वाली पॉइंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि श्रीलंका के प्लांटेशन सेक्टर में इंडिया ने ग्रांट दिया है, कितना दिया है, $600 मिलियन दिया है। इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट 2024 हाल ही में रिलीज की गई है। तो देख लेते हैं इसके क्या क्या डायमेंशंस हैं, क्या क्या ओवरव्यू है, क्या क्या रैंकिंग्स है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो नाम याद रखिएगा, इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड। मतलब क्या है इसका, अगर हम लोग डिकंस्ट्रक्ट करें तो इकोनॉमिक मतलब इकोनॉमिक चॉइसेस, फ्रीडम मतलब कितनी फ्रीडम है, कितनी फ्रीनेस है किसी भी इंडिविजुअल को पर्टिकुलर कंट्री में इकोनॉमिक डिसीजंस मेक करने की। तो इसी चीज़ को मेजर किया जाता है, इसी चीज़ों को इंडेक्स किया जाता है इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट द्वारा। ठीक है, तो इसका ओवरव्यू क्या है, दिस मेजर्स इकोनॉमिक फ्रीडम इन 165 कंट्रीज बेस्ड ऑन इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू मेक इकोनॉमिक चॉइसेस। ठीक है, तो इकोनॉमिक चॉइसेस की फ्रीनेस को ये मेजर करता है। हल्की सी बात है, इकोनॉमिक चॉइसेस में कितनी फ्रीडम है इंसान को एक पर्टिकुलर कंट्री में, ये मेजर करती है इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट। कौन डेवलप करता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है। तो कौन डेवलप किया है इसको, फ्रीडम हाउस और फ्रेजर इंस्टीट्यूट मिलके। मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम बिगैन विद फ्रीडम हाउस फोकसिंग ऑन पॉलिटिकल एंड कल्चरल फ्रीडम्स। फ्रेजर इंस्टीट्यूट डेवलप्ड द इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ वर्ल्ड इंडेक्स यूजिंग 42 डिस्टिंक्ट वेरिएबल्स। तो आपको याद रखना है, फ्रेजर इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है और कितने वेरिएबल्स यूज होते हैं इसमें, 42 डिस्टिंक्ट वेरिएबल्स यूज किए जाते हैं। जैसे गवर्नमेंट का साइज कैसा है, प्रॉपर्टी राइट्स वहाँ पे कैसे है, सिक्योरिटी कैसी है, मॉनेटरी पॉलिसी कैसी है, ट्रेड फ्रीडम कैसा है, ट्रेड ट्रीटीज कैसी साइन हो रही हैं किसी भी कंट्री के साथ, ये सारी चीज़ें देखी जाती है इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2024 में। अब रैंकिंग्स देख लेते हैं। तो टॉप 10 जुरिसडिक्शंस में कौन कौन आते हैं। तो फर्स्ट पे है हांगकांग, सेकंड पे है सिंगापुर, थर्ड पे है स्विट्जरलैंड, फोर्थ पे है न्यूजीलैंड और फिफ्थ पे है यूनाइटेड स्टेट्स। अब आपको 10 के 10 नहीं याद करने हैं, पर शुरुआत के याद कर लीजिएगा, हांगकांग, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स, ये 5 जो है ये टॉप हैं, टॉप रैंकिंग पे हैं इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड के। कुछ और कंट्रीज का देख लेते हैं। इंडिया है 84th पे, ब्राज़ील है 85th पे, चाइना है 104th पे और रशिया है 119th पे। ठीक है, तो ये ब्राज़ील को अगर हटा दीजिए तो ये एशियन कंट्रीज़ का एक रैंकिंग है, एशियन कंट्रीज़ की रैंकिंग है। या अगर इंक्लूड करना हो तो ब्रिक की रैंकिंग है ये। ठीक है, ब्रिक की रैंकिंग है, साउथ अफ्रीका की रैंकिंग नहीं देखी है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो याद रखिएगा, इंडिया जो है 84th रैंक पे है, उसके नीचे ब्राज़ील है 85th पे, चाइना 104th पे एंड रशिया इज ऑन 119th पोजीशन ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट। मध्य प्रदेश ने इंट्रोड्यूस किया है पिंक अलार्म्स। ठीक है, तो आपको याद रखना है पिंक अलार्म्स किसके लिए है, विमेन की सेफ्टी को एनहांस करने के लिए, विमेन अपने आप को सेफ और सिक्योर समझे, इसके लिए पिंक अलार्म्स इंस्टॉल किए गए हैं दतिया हॉस्पिटल में। दतिया एक जगह है मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है, स्पेसिफिकली दतिया हॉस्पिटल याद रखना है और दतिया के बाद ब्रॉड में मध्य प्रदेश को याद रखना है कि मध्य प्रदेश ने इंट्रोड्यूस किया है पिंक अलार्म इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। ठीक है, तो ये इनिशिएटिव है इंस्टॉलेशन ऑफ पिंक अलार्म्स का। इसमें क्या है, गवर्नमेंट रन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज इन दतिया मध्य प्रदेश। तो अभी आपने देखा होगा कोलकाता में बहुत ही विभत्स रेप हुआ था, जिसकी वजह से सरकार ने एक्शंस काफ़ी लिए हैं और इन्होंने मध्य प्रदेश की सरकार ने क्या किया है, पिंक अलार्म्स इंस्टॉल किया है दतिया मध्य प्रदेश में, जो कि गवर्नमेंट रन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है और मेडिकल कॉलेज है। ठीक है, तो ऐसा ही सारे राज्यों को रेप्लिकेट करना चाहिए, जहाँ तक हो सकता है विमेन की सेफ्टी को इंश्योर करना चाहिए।
तो ऑब्जेक्टिव यही है, एनहांस सेफ्टी ऑफ विमेन इन हेल्थ केयर सेटिंग्स, एड्रेसिंग कंसर्न्स अबाउट फीमेल स्टाफ सेफ्टी इन पब्लिक हॉस्पिटल्स। ठीक है, तो ये कॉन्टेक्स्ट इसका हमने आपको बता दिया कि जो रेप और मर्डर हुआ था ट्रेनी डॉक्टर का कोलकाता में, उसके चलते मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ये एक्शन लिया है। ठीक है, तो याद रखना है आपको, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने दतिया हॉस्पिटल में पिंक अलार्म्स को इंट्रोड्यूस किया है। आगे बढ़ते हैं। आईआईटी मद्रास ने लॉन्च किया है इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर इन दुबई। अच्छा, बाय 2025 आईआईटी मद्रास इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर स्टैब्लिश करेगी दुबई में बाय 2025। ये बात आपको याद रखनी है। तो आईआईटी मद्रास ने ये अनाउंस किया है कि ये पहला अपना इंटरनेशनल फ्लैगशिप सेंटर इन दुबई फोकसिंग ऑन रिसर्च, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर आईआईटी मद्रास का खोला जाएगा दुबई में बाय 2025। ठीक है, तो बस इतना याद रखिएगा, IITM ग्लोबल दुबई सेंटर, जो कि एक रिसर्च सेंटर होगा। ठीक है, ये कौन खोलेगा? तो ये IIT मद्रास खोलेगी। ये बात आपको याद रखनी है, किसका इनिशिएटिव होगा? ये IIT मद्रास का इनिशिएटिव होगा। कुछ चर्चा कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। तो आपके सामने ये मध्य प्रदेश का पॉलिटिकल मैप है। कैपिटल की बात करें तो आपको पता होगा, कैपिटल है भोपाल मध्य प्रदेश की। लार्जेस्ट सिटी यहाँ की इंदौर है। ठीक है, लार्जेस्ट सिटी इंदौर है, कैपिटल भोपाल है। एरिया की रैंक की बात करें, एरिया रैंक की बात करें तो ये सेकंड लार्जेस्ट इंडियन स्टेट है बाय एरिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। तो बताइए पहला सबसे बड़ा राज्य कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से? एज पर एरिया विच स्टेट इज लार्जेस्ट इन इंडिया। ठीक है, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। पॉपुलेशन की वाइज देखिए, पॉपुलेशन वाइज ये फिफ्थ लार्जेस्ट स्टेट है बाय पॉपुलेशन। आप 1 2 3 4 का बताइएगा। 1 2 पहले नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे कौन है, तीसरे नंबर पे कौन है, और चौथे नंबर पे इंडिया में पॉपुलेशन वाइज कौन सी स्टेट्स आती हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कुछ फैक्ट्स। अब देखते हैं बॉर्डर्स की बारी आती है हमारे। तो बॉर्डर्स देखते हैं। नॉर्थ में है यूपी, ये आप देख रहे होंगे, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में है यूपी। ठीक है, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में है यूपी, ये बात याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में है यूपी। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट ये दिख रहा है आपको, ये यूपी है। फिर अगर हम लोग थोड़ा सा क्लॉकवाइज चलें तो ईस्ट में है छत्तीसगढ़। ठीक है, ईस्ट में है छत्तीसगढ़, ये बात याद रखिएगा। झारखंड नहीं शेयर करता है बॉर्डर, ये बात याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ करता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ शेयर करता है बॉर्डर मध्य प्रदेश के साथ। फिर थोड़ा सा और अगर हम लोग क्लॉकवाइज मूव करें तो साउथ में आ जाएंगे। साउथ में है महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र है। फिर एंटी क्लॉकवाइज मूव करें तो वेस्ट में है गुजरात। ठीक है, वेस्ट में है गुजरात। और क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो नॉर्थ वेस्ट में आ गए, नॉर्थ वेस्ट में है राजस्थान। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान बॉर्डर शेयर करते हैं मध्य प्रदेश से। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। स्टेट एनिमल यहाँ का है बारहसिंघा। स्टेट बर्ड मध्य प्रदेश की है इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर। स्टेट ट्री है बैनियन ट्री। स्टेट फिश है महाशीर। एंड स्टेट फ्लावर इज मैडोना लिली। ठीक है, तो हल्की सी इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा। 1 2 एग्जाम में हमने देखा था कि पूछ लिया गया था स्टेट ट्री को, मतलब स्टेट ट्री एक तरफ दिए हुए थे, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन था। एक तरफ स्टेट ट्रीज दिए हुए थे और एक तरफ स्टेट्स के नाम दिए हुए थे, तो स्टेट्स के ट्री को स्टेट्स के नाम से मैच करना था। तो हल्का सा याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का जो स्टेट ट्री है वो बैनियन ट्री है। साथ ही साथ और भी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे एनिमल हो गया, बर्ड हो गई, फ्लावर हो गया और फिश हो गई, ये सब भी याद रखिएगा। नेशनल पार्क की बात करें तो यहाँ पे कई इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो बांधवगढ़ है, कान्हा नेशनल पार्क है, सतपुरा नेशनल पार्क है, संजय नेशनल पार्क है, माधव नेशनल पार्क है, वन विहार नेशनल पार्क है, मांडला प्लांट फॉसिल्स नेशनल पार्क है, पन्ना नेशनल पार्क है, पेंच नेशनल पार्क है और डायनासोर नेशनल पार्क धर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सारे नेशनल पार्क्स दिख जाएंगे। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज दिख जाएंगी और ये दिख जाएंगी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व्स। ठीक है, जैसे माधव नेशनल पार्क ये आपको दिख गया। ठीक है, नेचुरल रिजर्व्स की बात करें या नेचर रिजर्व्स की, तो यहाँ पे अमरकंटक है, बाघ केव्स हैं, बालाघाट रेंज है, बोरी नेचुरल रिजर्व है, केन घड़ियाल है, घाटी गांव है, कूनो पालपुर है, नारवार है, चंबल है, कुड़केश्वर है, चिड़ी खो है, नौराडेही है, पंचमढ़ी है, पानपात है, शिकरगंज है, पाटलकोट है और तामिया है। फिजिकल फीचर्स की बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में। तो सबसे पहले रिवर देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है बेतवा। ठीक है, बेतवा रिवर जो है ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट से इमर्ज होती है। रायसेन डिस्ट्रिक्ट आप ये देखेंगे यहाँ पे, ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, ये बेतवा यहाँ से इमर्ज होती है।
और ये ऐसे 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 जाते 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 ये हमीरपुर में उत्तर प्रदेश में मिल जाती है यमुना से, ठीक है। हमीरपुर में उत्तर प्रदेश से यहाँ मिल जाती है यमुना से, ठीक है। यहाँ से यमुना, ये देखिए ये यमुना आ रही है, यहाँ से मिल गई है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। रायसेन डिस्ट्रिक्ट से निकल के बेतवा क्या होती है, यमुना हमीरपुर में मिल जाती है, मतलब यमुना में मिल जाती है हमीरपुर के पास उत्तर प्रदेश में। बेतवा की ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो धासन रिवर है, गांजल रिवर है, कंचन रिवर है और बाणसागर रिवर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये धासन रिवर हो गई, ठीक है। और कोई रिवर दिख रही है यहाँ पे, धासन रिवर हो गई, गांजल हो गई, कांचन रिवर हो गई और बाणसागर हो गई, ठीक है। और नहीं दिख रही है। तो ये धासन रिवर हो गई बेतवा रिवर की ट्रिब्यूटरी, और गांजल रिवर, कंचन रिवर और बाणसागर रिवर। बेतवा रिवर पे अगर डैम्स की बात करें तो बाणसागर डैम है, जो कि मध्य प्रदेश का इरिगेशन प्रोजेक्ट है, ठीक है। बाणसागर डैम किस पे बना है, बेतवा नदी की बाणसागर नदी पे, ठीक है। इसके बाद चंबल नदी की बात करते हैं, रुकिए इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, फिर समझ में आएगा। हाँ, चंबल नदी की बात करते हैं, ये मऊ के पास विंध्या रेंज से निकलती है, ठीक है। चंबल देख लीजिए यहाँ पे है, कहाँ गया चंबल, बेतवा हो गई, ये नर्मदा हो गई, ये चंबल यहाँ पे, ठीक है। ये चंबल है यहाँ पे, ठीक है। ये चंबल यहाँ से ऐसे निकल रही है, ये विंध्य रेंज है, ठीक है। ये विंध्य रेंज है, याद रखिएगा, यहाँ पे विंध्य रेंज आती है, ठीक है। ये विंध्य स्क्रैपलैंड है, ये विंध्य रेंज है, ठीक है। तो यहाँ से निकलती है चंबल, चंबल निकलती है यहाँ से, ठीक है। चंबल निकलती है विंध्या रेंज से, फ्लोज नॉर्थ ईस्ट थ्रू उज्जैन, रतलाम एंड मंदसौर, राजस्थान में जाती है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये राजस्थान चली जाती है, ठीक है। ये देखिए पूरा राजस्थान का एरिया है, ये राजस्थान चली जाती है, ठीक है। ये राजस्थान चली जाती है, ये बात याद रखिएगा। फिर ये बाउंड्री बनाती है राजस्थान और एमपी की, ठीक है। और फिर जाके यमुना में मिल जाती है। तो याद रखिएगा, चंबल निकल के कहाँ जाती है, मऊ से निकल के ये राजस्थान में जाती है। चंबल की अगर हम ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो कौन कौन सी हैं, बनास रिवर, काली सिंध रिवर, पार्वती रिवर और चोरबा रिवर। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। बनास रिवर, काली सिंध रिवर, पार्वती रिवर और चोरबा रिवर। चंबल पे डैम्स कौन कौन से हैं, तो गांधी सागर डैम है, राणा प्रताप सागर डैम है और जवाहर सागर डैम है। ये तीनों डैम जो हैं ये चंबल नदी पे बने हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये बनास आपको दिख रही होगी जो राजस्थान से निकलती है साउथ ऑफ अरावली से, और ये चंबल में ज्वाइन हो जाती है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करें तो सोन रिवर है, सोन रिवर मैकाल हिल से निकलती है, ठीक है। सोन रिवर कहाँ से निकलती है, तो सोन रिवर याद रखिएगा मैकाल हिल से निकलती है, ये जाके मिल जाती है गंगा रिवर पे, ठीक है। गंगा रिवर से ये मिल जाती हैं। इनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो हैं कोयल रिवर, बनास रिवर, रिहंद रिवर और धासन रिवर, ठीक है। यहाँ पे आपको धासन ये दिख जाएगी और यहाँ पे रिहंद रिवर यहाँ पे साउथ में दिख जाती है, यूपी के साउथ में दिख जाती है। इसमें बना है रिहंद डैम और बाणसागर डैम, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। फिर आते हैं नर्मदा पे, सबसे लंबी रिवर है मध्य प्रदेश की, जो कि अमरकंटक से निकलती है। विंध्य रेंज में अमरकंटक प्लेट्यू है, आप जानते होंगे, वहां से नर्मदा इमर्ज होती है और ये गल्फ ऑफ कंबट में जाके डिस्चार्ज करती है, ठीक है। गल्फ ऑफ कंबट में जाके मिल जाती है, जो कि गुजरात में है। तो यहाँ पे ये कहीं पे ये अमरकंटक प्लेट्यू है, विंध्य रेंज का अमरकंटक प्लेट्यू है, एपी से लिख दें। तो यहाँ से नर्मदा निकलती है, ऐसे जाती है जाती जाती है, ये यहाँ पे गल्फ ऑफ कंबत में जाके मिल जाती है गुजरात में, ठीक है। नर्मदा की जो ट्रिब्यूटरीज हैं आपको याद रखना है, तवा रिवर, हिरन रिवर, कोलार रिवर, गंभीर रिवर, देनवा रिवर एंड सोनभद्र रिवर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको, तवा रिवर, हिरन रिवर, कोलर रिवर, गंभीर रिवर, देनवा रिवर एंड सोनभद्र रिवर। नर्मदा नदी पे अगर हम डैम की बात करें तो सरदार सरोवर डैम बना हुआ है, नर्मदा सागर बना हुआ है, इंद्र सागर बना हुआ है, सॉरी इंदिरा सागर बना हुआ है और ओमकारेश्वर डैम बना हुआ है। ये नर्मदा पे डैम्स बने हुए हैं, ठीक है। और कुछ बातें कर लेते हैं मैप को देख के, यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या दिख रहा है। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले दिख रहा है महादेव हिल्स, बहुत बार पूछा जा चुका है महादेव हिल्स के बारे में, ठीक है। तो महादेव हिल्स कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। महादेव हिल्स कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश में है। महादेव हिल्स के नॉर्थ में है विंध्य रेंज, ठीक है, विंध्य रेंज, फिर महादेव हिल्स, ठीक है। महादेव हिल्स यहाँ से बैतूल से तापी रिवर निकलती है, ठीक है। नर्मदा के साउथ में तापी रिवर निकलती है, तो ये ऑर्डर याद रखिएगा, नर्मदा, फिर महादेव हिल्स और फिर साउथ में तापी हिल्स, नर्मदा, महादेव, तापी, ये ऑर्डर याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है।
और यहाँ पे नॉर्थ में विंध्य रेंज, ठीक है। यहाँ पे कैमूर हिल्स है, तो ये एक ऑर्डर हो जाता है, विंध्य रेंज, कैमूर हिल्स, देन महादेव हिल्स, ठीक है। नॉर्थ से साउथ लगाने को आ सकता है, तो याद रखिएगा विंध्य रेंज, कैमूर हिल्स एंड देन महादेव हिल्स। प्लेट्यू की बात करें तो यहाँ पे विदिशा प्लेट्यू है, प्लेट्यू कई सारे हैं, किचवारा प्लेट्यू है, बीना प्लेट्यू है, सागर प्लेट्यू है, सोनवारा प्लेट्यू है, उंतवारा प्लेट्यू है, भांडेर प्लेट्यू है, रीवा प्लेट्यू है, प्लेट्यूज बहुत ढेर सारे हैं, ठीक है। तो हल्का सा प्लेट्यूज के बारे में भी ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स की बात कर ले मध्य प्रदेश में, तो खजुराहो है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। 1986 में ये डिक्लेयर किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स को डिक्लेयर किया गया था 1986 में। इसी के अंदर देवी जगदम्बी टेम्पल है, ठीक है, इसी के अंदर देवी जगदम्बी टेम्पल है। फिर 1989 में बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट सांची को डिक्लेयर किया गया था एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इसके बाद 2003 में रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका, ठीक है। आप बताइए भीमबेटका को किसने डिस्कवर किया था, ठीक है, और कौन से ईयर में। चलिए ईयर बता देते हैं, 1957 में डिस्कवर किया गया था, ठीक है। तो आपको बताना है भीमबेटका को किसने डिस्कवर किया था। भीमबेटका को 2003 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया था, तो आपको ये बात याद रखनी है, तीनों के ईयर याद रखिएगा। खजुराहो को 1986 में, बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट सांची 1989 एंड रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका 2003 में। फिर वाटरफॉल्स की बात कर ले तो यहाँ पे कियोटी वाटरफॉल्स है, राने वाटरफॉल है, टिंचा फॉल्स है, बांधार फॉल्स है, पाताल पानी फॉल्स है, दार्दी फॉल्स है, पांडव फॉल्स है, चूलिया फॉल्स है, बहुती फॉल्स है, चचई फॉल्स है, कपिलधारा वाटरफॉल है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे है ये है धुआंधार वाटरफॉल। कौन सी नदी पे है, तो नर्मदा रिवर पे है, ठीक है। ये बात याद रखनी है, नर्मदा रिवर पे धुआंधार वाटरफॉल्स स्थित है, ठीक है। लेक्स की बात करें तो लेक्स कौन कौन से हैं, भोजताल लेक है, लोअर लेक है, मोती लेक है, शारंग पानी लेक है, तवा रिजर्वायर है, शाहपुरा लेक है, साके सागर लेक है, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट लेक्स हो गए मध्य प्रदेश के। आर्ट एंड कल्चर की दृष्टि से देखें तो क्लासिकल म्यूजिक यहाँ से बहुत जानी जाती है, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक काफ़ी डेवलप हुई है यहाँ पे। घरानास कौन कौन से हैं, तो मैहर घराना है, ग्वालियर घराना है और सेनिया घराना है, ठीक है। ये 3 घराने हैं, याद रखिएगा। नोटेड सिंगर्स के बारे में बात करते हैं तो कहाँ कहाँ पे हैं, कौन कौन है, तानसेन है और बैजू बावरा हैं, जो कि ग्वालियर में पैदा हुए हैं। तानसेन और बैजू बावरा को कौन नहीं जानता। इसके बाद अमीनुद्दीन डागर साहब हैं, इंदौर में पैदा हुए थे। गुंडेचा ब्रदर्स उज्जैन में पैदा हुए हैं। उदय भावलकर उज्जैन में, और कुमार गंधर्व देवास में। ये सारे जो हैं क्लासिकल सिंगर्स हैं, ठीक है। अब प्लेबैक सिंगर्स की बात कर लेते हैं, जो बॉलीवुड में जिन्होंने अपना काफ़ी परचम लहराया है। तो सबसे ज़्यादा जो नामी और चर्चित हस्ती हैं सिंगर्स के मामले में, तो वो है किशोर कुमार साहब, जिनका जन्म खांडवा में हुआ था। किशोर कुमार गांगुली इनका पूरा नाम है। लता मंगेशकर जी इंदौर में जन्मी थी, और आदेश श्रीवास्तव जी जबलपुर के हैं, ठीक है। तो ये हल्के से 3 सिंगर्स हैं, याद रखिएगा, ज़्यादा उसमें स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्का सा याद रखिएगा, याद ही हो जाएगा, ठीक है। फोक स्टाइल सिंगिंग्स देख लेते हैं, तो फोक स्टाइल यहाँ पे फागा है, भर्तीहरी है, सांझ गीत है, भोपा है, कालबेलिया है, भात है, भांड है, वसदेवा है, विदेशिया है, कालगी तुर्रा है, निर्गुनिया है, आला है, पांडवानी गायन है, गरबा गरबी गोवालन है, ठीक है। आला उद्दल तो आप जानते ही होंगे, कभी मौका मिला तो आपको हिस्ट्री भी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये फोक स्टाइल सिंगिंग्स हो गई। डांस देखिए कौन कौन से हैं यहाँ पे, तो राय डांस है, कर्मा डांस है, साइला डांस है, मटकी डांस है, गंगौर डांस है, बधाई डांस है, बरेडी डांस है, नौराता डांस है, अहिरी डांस है और भगौरिया डांस है। ये सारे डांसेस यहाँ पे जो है फेमस हैं। इंपॉर्टेंट सेंचुरीज और इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स देख लेते हैं यहाँ पे। तो सेंचुरीज बहुत ढेर सारी है, एक बार रीड कर लेते हैं, आप याद करने की कोशिश करिएगा। तो बगदारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बोरी वाइल्ड लाइफ है, गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, घाटी गांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, केन घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, खियोनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नरसिंहगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेशनल चंबल वाटर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सॉरी, नोराडेही है, संजय दुबरी है, सरदारपुर है, सिंघोड़ी है, ओरछा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पंचमढ़ी है, कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पन्ना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पानपत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पेंच है, फेन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, राला मंडल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सैलाना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सोन घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और लास्ट में वीरांगना दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे स्थित है। टाइगर रिजर्व देखें तो याद कर लीजिएगा, कान्हा टाइगर रिजर्व है,
पेंच टाइगर रिजर्व है, पेंच बहुत फेमस है, बताइए किसके लिए फेमस है। हम आपको दे देते हैं हिंट, रुडयार्ड किपलिंग की बुक यहाँ पे लिखी गई है, मतलब यहाँ से इंस्पायर्ड है रुडयार्ड किपलिंग की बुक। बुक का नाम बताइए आप। टाइगर रिजर्व और कौन से हैं, बांधवगढ़ में है, पन्ना टाइगर रिजर्व है, सतपुरा टाइगर रिजर्व है और संजय धुबरी टाइगर रिजर्व यहाँ पे स्थित है। फर्स्ट एवर कोल गैलरी इनॉग्रेट की गई है नेशनल साइंस सेंटर न्यू दिल्ली में, आपको याद रखना है, ठीक है। कोल गैलरी कहाँ पे इनॉग्रेट की गई है, तो ये नेशनल साइंस सेंटर न्यू दिल्ली में इनॉग्रेट की गई है। तो जब इनॉग्रेट किया गया था तो एक एग्जीबिशन रखा गया था जिसका टाइटल था ब्लैक डायमंड अनवेलिंग द डेप्थ्स, ब्लैक डायमंड अनवेलिंग द डेप्थ्स। तो आपको याद रखना है ब्लैक डायमंड किसको रेफर किया जाता है, तो कोल को ब्लैक डायमंड के तौर पे रेफर किया जाता है। किसने इनॉग्रेट किया था, तो गजेंद्र सिंह शेखावत साहब हैं जो कि कल्चर एंड टूरिज्म मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर हैं, और सतीश चंद्र दुबे जी हैं जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कोल एंड माइंस है। इन दोनों ने मिलकर कोल गैलरी को इनॉग्रेट किया था नेशनल साइंस सेंटर न्यू दिल्ली में, ठीक है। एग्जीबिशन का फोकस क्या था कि कैसे कोल फॉर्म होता है, कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, क्या क्या मेथड्स होते हैं, क्या क्या मॉडर्न एनर्जी प्रोडक्शन कैसे कैसे हो रहे हैं, ये सारी बातें कोल गैलरी में बताई गई थी। कोल गैलरी से रिलेटेड एग्जीबिशन में ये सब बताया गया था, ठीक है। आगे बढ़ के देखते हैं कि हरियाणा पहला ऐसा राज्य बना है जिन्होंने इंप्लीमेंट किया है दलित सब कोटा। तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो एससीज या एसटीज हैं वो एक मोनोलिथिक कंपाउंड नहीं है या मोनोलिथिक ग्रुप नहीं है। मोनोलिथिक का मतलब क्या है, सब एक ही तरीके का जो है बैकवर्डनेस नहीं फेस कर रहे हैं। एससी में जितने भी लोग हैं या एसटी में जितने भी लोग हैं वो सारे लोग एक ही तरीके का बैकवर्डनेस नहीं फेस करते हैं, एक ही तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं फेस करते हैं। इसीलिए एक ही तरीके का बेनिफिट भी नहीं रिसीव करना चाहिए इन लोग को। जो फॉरवर्ड एससीज हैं उनको बेनिफिट से एक्सक्लूड कर देना चाहिए, ठीक है। तो इसको एक्सक्लूजन को कहा गया था सब कोटा। तो ये क्या होता है कि ये एससी मान लीजिए बहुत बड़ा सा ब्लॉक है, इसके अंदर जो मोस्ट बैकवर्ड है उनको पहले बेनिफिट दिया जाएगा रिजर्वेशन का, ठीक है। तो ये हो जाता है सब कोटा, कोटा के अंदर कोटा, ठीक है। तो इसको सब कोटा कहते हैं। तो हरियाणा राज्य ने यही लागू किया है कि दलित कम्युनिटी के अंदर सब कोटा को इंट्रोड्यूस कर दिया है बाय सब क्लासिफाइंग शेड्यूल कास्ट, ठीक है। शेड्यूल कास्ट को क्लासिफाई करके मान लीजिए शेड्यूल क्लास 16 शेड्यूल कास्ट है हरियाणा में, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं, और उसमें से जो 16 हैं उसमें से 10 जो हैं वो बहुत पिछड़ी हुई हैं, मोस्ट बैकवर्ड हैं। तो पहले जो रिजर्वेशन के बेनिफिट्स हैं वो इन 10 कास्ट को जाएंगे जो कि मोस्ट बैकवर्ड है, 10 शेड्यूल कास्ट को जाएंगे। उसके बाद जो बची 6 फॉरवर्ड शेड्यूल कास्ट है उनको जाएंगे। तो इसी को सब कोटा कहा जाता है। इसको इम्प्लीमेंट करने वाला जो पहला राज्य बना है ये हरियाणा बना है, आपको याद रखना है। आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में ये रूलिंग दी थी कि स्टेट के पास पावर है, राज्य के पास सारे के सारे अधिकार हैं एससीज और एसटीज को डिवाइड करने के लिए फॉर प्रेफरेंशियल रिजर्वेशंस या सब कोटास को डील करने के लिए सरकार के पास, राज्य सरकार के पास पूरा अधिकार है। तो इसी सरकार ने हरियाणा सरकार ने इसी जजमेंट का इस्तेमाल करते हुए, इसी अधिकार का इस्तेमाल करते हुए सब कोटास की जो पॉलिसी है वो इम्प्लीमेंट करती है शेड्यूल कास्ट में। अब कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देख लेते हैं जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को डील करते हैं। तो आर्टिकल 335 है सबसे पहले, जो कि क्लेम करता है एससीज एंड एसटीज इन अपॉइंटमेंट्स, ठीक है। तो ये होता है आर्टिकल 335 के अंदर, विच मैंडेट्स दैट क्लेम ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स बी कंसिडर्ड व्हेन मेकिंग अपॉइंटमेंट्स टू सर्विसेज एंड पोस्ट इन यूनियन और स्टेट, ठीक है। फिर आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 है जो कि स्टेट को एम्पावर करता है टू मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर एडवांसमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट। तो आर्टिकल 15 क्लॉज 4 का यूज करके दलित सब कोटास को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। फिर आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 है जो कि रिजर्वेशन बताता है बैकवर्ड क्लास के लिए, ठीक है। रिजर्वेशन होना चाहिए बैकवर्ड क्लास के लिए, इसकी जानकारी आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 देता है। और आर्टिकल 332 ये कहता है कि लेजिस्लेटिव असेंबलीज में रिजर्वेशन होना चाहिए सीट्स का शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, ठीक है। तो ये कुछ आर्टिकल्स थे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और बैकवर्ड क्लास से संबंधित। आधार पूनावाला ने अक्वायर किया है 50% स्टेक इन धर्मा प्रोडक्शंस। तो आधार पूनावाला जो कि सीईओ हैं सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के, उन्होंने 50% स्टेक एक्वायर किया है धर्मा प्रोडक्शंस में। धर्मा प्रोडक्शन क्या है, ये
एंटरटेनमेंट एंटिटी है करण जौहर की, ठीक है। वैल्यू क्या है डील की, तो 1,000 करोड़ में 50% स्टेक मिले हैं आधार पूनावाला को, क्योंकि आधार पूनावाला कोविड के टाइम पे काफ़ी चर्चा में थे, इसलिए ये न्यूज़ इंक्लूड की गई है, ठीक है। तो याद रखना है कितनी परसेंट स्टेक है, 50% स्टेक धर्मा प्रोडक्शंस के एक्वायर किए गए हैं, कितने पे, 1,000 करोड़ रुपए में, ठीक है। संस्कृत के स्कॉलर हैं वसंत अनंत गाडगिल जी, उनका निधन हो गया है। ही पास्ड अवे एट द एज ऑफ 94, ठीक है। वो 94 ईयर्स के थे और ये पुणे में रहते थे। वसंत अनंत गाडगिल साहब ये हाईली प्रेज्ड संस्कृत स्कॉलर थे, ठीक है। प्रोमिनेंट संस्कृत स्कॉलर एंड फाउंडर ऑफ शारदा ज्ञान पीठम, ठीक है। तो आपको याद रखना है वसंत अनंत गाडगिल जो है उनकी मृत्यु हो गई है 94 वर्ष की उम्र में। और वो क्या थे, वो संस्कृत के ज्ञाता थे, संस्कृत स्कॉलर थे, और उन्होंने शारदा ज्ञान पीठम का भी उन्होंने शारदा ज्ञान पीठम को भी स्थापित किया था, उनके फाउंडर रहे हैं, संस्थापक रहे हैं शारदा ज्ञान पीठम के। श्रीमती विजया किशोर राहतकर को नया चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है नेशनल कमीशन फॉर विमेन में। तो ये बात आपको याद रखनी है, कौन नई चेयरपर्सन बनी है नेशनल कमीशन फॉर विमेन की, तो श्रीमती विजया किशोर राहतकर, ठीक है। ये 9th इंडिविजुअल होंगी जो कि नेशनल कमीशन फॉर विमेन की चेयरपर्सन होंगी। तो हल्का सा याद रखिएगा ये कौन से नंबर की चेयरपर्सन है, तो 9th नंबर की चेयरपर्सन है। टेन्योर डिटेल्स क्या है, इफेक्टिव इमीडिएटली 3 साल तक की इनका टेन्योर होगा अंटिल शी रीचेस द एज ऑफ 65। तो 3 साल पूरा कर लें या 65 एज इनकी हो जाए तब ये रिटायर हो जाएंगी, ठीक है, तब इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की बात करें तो ये 1992 में स्टैब्लिश की गई थी। कॉम्पोजिशन की बात करें तो एक चेयरपर्सन होते हैं, 5 मेंबर्स होते हैं और मेंबर सेक्रेटरी होते हैं नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। एटलीस्ट 1 मेंबर फ्रॉम शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। तो इनमें एक मेंबर जो होते हैं शेड्यूल कास्ट से आते हैं और एक मेंबर कम से कम शेड्यूल ट्राइब से आते हैं। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा श्रीमती विजया किशोर राहतकर को चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है NCW का, नेशनल कमीशन फॉर विमेन का। अब हम लोग नेशनल कमीशन ऑफ विमेन के बारे में थोड़ा सा डीपली चर्चा कर लेते हैं। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की चर्चा करें तो ये 1992 में स्टैब्लिश की गई थी अंडर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990। एक्ट आया था 1990 में, बॉडी स्टैब्लिश की गई है 1992 में, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990 के अंतर्गत एक ऐसी बॉडी के स्टैब्लिशमेंट की बात करी गई थी जो कि वुमेन राइट से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उनको रिव्यू करे और उनको एड्रेस करे। तो ये स्टैब्लिश हुई थी 1992 में। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, तो नाम से ही पता चल रहा है विमेन राइट्स को रिव्यू करना, एड्रेस करना, और जो भी रिकमेंडेशंस है, प्रॉपर रिकमेंडेशंस है विमेन राइट्स को प्रमोट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, एनहांस करने के लिए उनके प्रति रिकमेंडेशंस देना केंद्र सरकार को, ठीक है। टोटल मेंबर्स हम लोगों ने देखा कितने होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं, 5 मेंबर्स होते हैं एंड अ मेंबर सेक्रेटरी नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। चेयरपर्सन इज समवन हु इज कमिटेड टू कॉज ऑफ वुमेन। टर्म ड्यूरेशन क्या होता है, 3 years फॉर चेयरपर्सन एंड ऑल मेंबर्स, ठीक है। रिमूवल कंडीशंस क्या होती है, किस कंडीशन पर रिमूव किया जाता है, अगर कोई मेंबर या चेयरपर्सन इंसॉल्वेंट हो, पेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ सीख करे आउटसाइड ड्यूटीज़, इनकेपेसिटी टू एक्ट है या अनसाउंड माइंड का है, अब्यूज़ ऑफ ऑफिस करता है या कन्विक्शन फॉर मॉरल टर्पिट्यूड। तो ये कुछ कंडीशंस हैं रिमूव करने की। यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन के चेयरपर्सन्स रहे हैं। तो हमने देखा था 9th श्रीमती विजया किशोर राहतकर जो हैं ये 9th नंबर की नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है। इससे पहले जो थी वो रेखा शर्मा जी थी, जिनका अपॉइंटमेंट 2018 में हुआ था और कार्यकाल 2024 में खत्म हुआ था। रेखा शर्मा जी के पहले ललिता कुमार मंगलम थी, जो कि 2014 से 2017 के बीच में थी। 2011 से 2014 के बीच में ममता शर्मा जी थी। फिर उनसे पहले 2005 से 2011 तक गिरिजा व्यास जी थी। पूर्णिमा आडवाणी जी का जो कार्यकाल था ये 2002 से 2005 तक था। विभा पार्थ सारथी जी 1999 से 2002 तक इन्होंने नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की चेयरपर्सन का पद संभाला था। वी मोहिनी गिरी 1995 से 1998 तक चेयरपर्सन रही थी। और पहली जो चेयरपर्सन थी वो जयंती पटनायक जी थी, जिन्होंने 1992 से 1995 तक ये ऑफिस होल्ड किया था। यूपीपीसीएस अगर आपने दिया होगा तो आपको याद होगा शायद 2019 या 20 में क्रम में लगाने को आया था कि अरेंज करें नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के चेयरपर्सन्स को, तो उसमें ऑर्डर के साथ लगाना था, क्रम से लगाना था एज पर दी अपॉइंटमेंट। तो पहले किसका अपॉइंटमेंट हुआ था और लास्ट में किसका अपॉइंटमेंट हुआ था, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की चेयरपर्सन का। तो आपको इसलिए ये पूरी लिस्ट प्रोवाइड कर दी गई है।
स्पोर्ट्स सेक्शन में बाला देवी ने एक कीर्तिमान रचा है। बाला देवी जो कि भारतीय हैं, उन्होंने ये पहली ऐसी भारतीय बनी है जो कि 50 इंटरनेशनल गोल्स स्कोर की हैं। तो आपको याद रखना है, बाला देवी जो है, इनका पूरा नाम है गैंगॉम बाला देवी। ये मणिपुर से आती हैं और इनका क्लब जो है ये मणिपुर पुलिस है और खेलती ये इंडियन नेशनल टीम के लिए है। ठीक है, तो ये पहली इंडियन वीमेन बनी है टू स्कोर 50 इंटरनेशनल गोल्स। ठीक है, तो डायरेक्टली आपसे यही पूछा जाएगा हाल ही में किसने अपने 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल पूरे किए हैं। तो आपको बताना है कि ये कौन बनी है, तो बाला देवी बनी है। ठीक है, बाला देवी जो है ये रिकॉर्ड ब्रेकर बनी है या रिकॉर्ड होल्डर बनी है 50 गोल्स मारने का। ठीक है, ये भारत की तरफ से 50 गोल फुटबॉल में मारने का इन्होंने इतिहास रचा है। इंडियन आर्मी ने स्वावलंबन शक्ति एक्सरसाइज कंडक्ट की है। एक्सरसाइज का क्या नाम है, स्वावलंबन शक्ति। ठीक है, स्वावलंबन शक्ति किसने कंडक्ट की है, सुदर्शन चक्र कॉर्प्स जो कि सदर्न कमांड में है, उन्होंने कंडक्ट की है। कहाँ पे, झांसी पे। ठीक है, झांसी के पास ये बबीना फील्ड फायरिंग रेंज है, वहाँ पे स्वावलंबन शक्ति नाम की एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया है। किसने कंडक्ट किया है, तो इंडियन आर्मी के सुदर्शन चक्र कॉर्प्स ने कंडक्ट किया है। ठीक है, तो हल्का सा याद रखिएगा, सुदर्शन चक्र कॉर्प्स ने स्वावलंबन शक्ति एक्सरसाइज को कंडक्ट किया है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये झांसी में कंडक्ट किया गया है। झांसी के नज़दीक बबीना फील्ड फायरिंग रेंज है, वहाँ पे इन्होंने ये कंडक्ट किया है। अभ्युदय जिंदल को नया प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, याद रखिएगा। ठीक है, अभ्युदय जिंदल को क्या बनाया गया है, नया प्रेसिडेंट बनाया गया है इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का। करंट पोजीशन क्या है अभ्युदय जिंदल की, तो ये मैनेजिंग डायरेक्टर है जिंदल स्टील स्टेनलेस लिमिटेड में। जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड में मैनेजिंग डायरेक्टर की पोजीशन पे हैं अभ्युदय जिंदल। अब वो क्या हो गए हैं, अब नए प्रेसिडेंट हो गए हैं इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बारे में बात कर लें तो ये 1925 में फॉर्म हुआ था इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, और हेडक्वार्टर है इसका कोलकाता। ठीक है, इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द मोस्ट प्रोएक्टिव नेशनल चैम्बर्स इन इंडिया। तो ये इंडिपेंडेंस के टाइम से काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहा है, काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स मेंबरशिप रही है और इंडियन नेशनल मूवमेंट को बहुत खुले तौर पे सपोर्ट किया है। तो याद रखिएगा अभ्युदय जिंदल जो है नए प्रेसिडेंट होंगे इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के।